हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 केमिस्ट्री सब्सिडियरी के बीबीए नोट का सेक्शन 2। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेज रूल। क्या डिस्कस करेंगे? फेज रूल क्या होता है? F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू। इसे याद रखना है, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू। अब इसमें कोई दो दिया रहेगा और एक फाइंड करने के लिए बोलेगा तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड कर लेंगे? सी माइनस पी प्लस टू, पी इस साइड आ जाएगा तो F इज इक्वल टू आ जाएगा सी माइनस पी प्लस टू। इसे याद रखना है, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, P क्या होता है? नंबर ऑफ फेज एंड C होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये जो फेज रूल है ये सिर्फ हेटेरोजीनियस सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? फॉर ओनली हेटेरोजीनियस सिस्टम। ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि जीरो रहेगा, F इजिकल टू जीरो आएगा तो उसे बोलेंगे नॉन वेरिएंट या उसे ही बोलते हैं इनवेरिएंट। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा तो उसे बोलेंगे यूनिवेरिएंट या उसे ही बोलते हैं मोनोवेरिएंट। इसके बाद यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा तो उसे बोलते हैं बाइवेरिएंट। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फेज रूल के। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर 1 है, NH4Cl से NH3 और HCl बनता है। तो इसमें कितने फेजेज हैं? इसमें फेज एक तो सॉलिड फेज है और दूसरा गैसियस फेज है। तो फेज 2 है टोटल, सॉलिड और गैस। इसके बाद कंपोनेंट कितने हैं? कंपोनेंट 1 है क्योंकि NH4Cl का सॉलिड स्टेट में जितना कंपोजिशन होता है उतना ही NH3 का गैसियस स्टेट में और HCl का गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए हम कंपोजिशन 1 कंसीडर किए हैं। इसके बाद यदि ये एक्सेस में दिया होता, यदि NH3 या HCl एक्सेस में दिया होता तो कंपोनेंट 2 हो जाता। इन गैसियस फॉर्म प्रोपोर्शन ऑफ NH3 एंड HCl इन सेम एज NH4Cl इन सॉलिड स्टेट। सो हम इसलिए हम कंसीडर किए हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट 1। इसके बाद कंडीशन क्या होता है? यदि NH3 या HCl एक्सेस में प्रेजेंट रहता तो हमें कंपोनेंट 2 लेना पड़ता। ओके तो ये हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? C माइनस पी प्लस टू। तो C माइनस पी प्लस टू, सी कितना है? 1 है, फेज है 2, तो C माइनस पी प्लस टू इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। ओके, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आइस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, रिवर्सिबल है, ईच रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई करेंगे। कितना कंपोनेंट है यहाँ? कंपोनेंट कितना है? कंपोनेंट 1 है। ओके, फेज कितना है? सॉलिड लिक्विड गैस, 3 फेजेज हैं तो फेज 3 है। इसके बाद प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 0 आया। फिर तीसरा एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। H2O सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मींस कंपोनेंट कितने हैं? 1 है। इसके बाद जो नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? सॉलिड फेज हैं और लिक्विड फेज है 2 है। इसके बाद C माइनस पी प्लस 2, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये 3 एग्जांपल्स हम डिस्कस किए हैं। ओके, अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो ट्रिपल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां तीनों फेज इन वन कंपोनेंट सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होते हैं। ओके, यदि 1 कंपोनेंट है और 3 फेजेज हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आएगा। मतलब ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। ओके, इसलिए ट्रिपल पॉइंट को इनवेरिएंट भी बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इनवेरिएंट होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है वहां। ओके, तीनों फेजेस यहाँ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तीनों फेजेस क्या होते हैं? यहाँ इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब कंपोनेंट को जान लेते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसके द्वारा हम ईच फेज का कंपोजिशन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब 1 कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है? वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, ये सब क्या होते हैं? 1 कंपोनेंट सिस्टम होते हैं। अब 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या होते हैं? लाइक PbAg सिस्टम, FeCl2H2O सिस्टम, ये सब 2 कंपोनेंट सिस्टम होते हैं। अब ट्रांजिशन पॉइंट क्या होते हैं? तो ट्रांजिशन पॉइंट ऐसे टेम्परेचर होते हैं या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का 1 एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे टेम्परेचर ट्रांजिशन पॉइंट कहलाते हैं। ओके, इसके बाद कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसी स्पीशीज होती है जो विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है और बिना रिएक्शन में यूज हुए। ओके, तो और ये जो प्रोसेस होता है जो रेट को चेंज करता है और ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं कैटेलाइसिस। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये जो कैटेलाइसिस होता है, ये जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ही एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है? ये रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, मींस एक तरह से ये डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इसलिए इसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ओके,
इसके बाद टाइप वो था टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। टाइप्स ऑफ जो कैटालाइसिस होता है ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है, दूसरा हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, तीसरा ऑटो कैटालाइसिस होता है। ओके, होमोजीनियस कैटालाइसिस जो होता है वो इस कैटालाइसिस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का सेम फेज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल देख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द लीड चैम्बर प्रोसेस। इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट है SO2 और NO2 गैसियस फेज में है, और जो NO एज ए रिएजेंट यूज हुआ है उसका भी सेम फेज है, गैसियस स्टेट। तो क्या होते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस में रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उसका फेज सेम होता है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस NO गैस यहाँ यूज हो रहा है एज ए कैटालाइसिस। दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट का कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में होते हैं। ओके, इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस। तो हैवर्स प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया प्रिपेयर होता है और जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं Fe के साथ हम यूज करते हैं MO एक्ट एज प्रोमोटर। कैसे MO एक्ट करता है प्रोमोटर की तरह, Fe विथ MO एज ए प्रोमोटर। ओके, तो N2 गैस है और 3H2 गैस है, उसके साथ हम Fe विथ MO एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं तो 2NH3 बनता है। तो यहाँ क्या है, जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है उस दोनों का फेज अलग है। ये गैसियस फेज में है और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है, तो दोनों का फेज अलग है। तो यह हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट होता है। ओके, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट देन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइसिस। ओके, तो जब कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है तो उसे बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस। ओके, तो और इसके बाद बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है, जो वनस्पति घी तैयार किया जाता है वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है और उसमें हम निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कैटलिस्ट? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से वनस्पति घी बनता है और निकेल उसमें एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। ओके, इसके लेकिन जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है उसमें हम निकेल, प्लेटिनम और प्लेडिनियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति घी के प्रिपरेशन में स्पेशली हम निकेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? निकेल यूज करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम एंजाइम कैटालाइसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? एंजाइम कैटालाइसिस से। एंजाइम कैटालाइसिस क्या होता है? एंजाइम्स आर complex nitrogenous compound which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules and of high molecular mass and form colloidal solution in water. They are also known as biochemical catalysis. इसका डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। इसके बाद इट इज हाईली स्पेसिफिक होता है। जो कैटालाइसिस होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। मतलब हाईली स्पेसिफिक कहने का मतलब कि यह इसका मैकेनिज्म की टाइप का होता है, मतलब जो एक लॉक में एक ही की अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही ये होता है कि एक रिएक्शन को केवल एक ही कैटलिस्ट कैटलाइज कर सकता है। ओके, तो इसलिए ये हाईली स्पेसिफिक होता है। वन टाइप ऑफ एंजाइम ओनली कैटलाइज वन रिएक्शन, दैट मींस एंजाइम कैन नॉट कैटलाइज एनी रिएक्शन। ओके, की टाइप का रहता है, की मैकेनिज्म इसका रहता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। एक कैटलिस्ट जो एक एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। ओके, एसिड बेस कैटालाइसिस क्या होता है? If reaction is catalyzed by acid or base or acid and base both, then that type of catalyst is known as acid base catalyst and this process is called acid base catalysis. इसको समझने के लिए आप सिंपल ध्यान में रखिए कि यदि रिएजेंट में H+ या OH- H+ का मतलब होता है एसिड, OH- का मतलब होता है बेस। यदि रिएजेंट में H+ या OH- गिवन है तो वह एसिड बेस कैटालाइसिस होगा। ओके, तो इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, लाइक इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, कीटो इनल टॉटोमेरिज्म, कंपोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। सब में क्या हो रहे हैं, या तो H+ यूज हो रहे हैं या यहाँ OH- भी यूज हो रहे हैं। तो जब रिएजेंट में H+ या OH- यूज हो रहा हो तो वो एसिड बेस कैटालाइसिस होगा। ये 4 फेमस एग्जांपल्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो इस चारों एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है कि ये क्या होते हैं, एसिड बेस कैटालाइसिस होते हैं। ओके, इसके बाद हम कंडक्टेंस पर आते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? ये क्या करता है? द कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, वैसे ये फैसिलिटेट करता है, मतलब इजीनेस को बढ़ावा देता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद एंड यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है? Ω-1 या Ω-1 को ही महो बोलते हैं, MHO। इसके बाद इससे ही दूसरे टर्मों में हम साइमंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमंस से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ω-1 या साइमंस। ओके,
तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कंडक्टेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कंडक्टेंस होता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को ही 1 ml बोलते हैं। दोनों इक्विवेलेंट होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 ml। जिस टर्म में क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया होगा उसी में टिक मारना है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 ml दोनों इक्विवेलेंट होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 ml का कंडक्टेंस होता है। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? ओम माइनस सेंटीमीटर माइनस 1 या जो साइमन मीटर माइनस 1। साइमन में क्या होता है? साइमन मीटर माइनस 1। तो ये वाला यूनिट ध्यान रखना है, साथ में साइमन में भी ध्यान रखना है। साइमन मीटर माइनस 1 होता है, ओम माइनस 1 सेंटीमीटर माइनस 1 होता है। ओके, इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। सी क्या है? सी कंडक्टेंस है, एल बाई ए सेल कांस्टेंट है, और कप्पा, इसे कप्पा पढ़ते हैं। ये जो के है ना, इसे कप्पा रीड करते हैं, कप्पा रीड करते हैं इसे। तो कप्पा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, वेयर सी क्या है? कंडक्टेंस है, और एल बाई ए सेल कांस्टेंट है। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? यह इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस होता है जिसमें कि 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे कैप है ये, और फिर इक्विवेलेंट का साइन नीचे में है। यूनिट ऑफ क्या हुआ? साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस 1। ये जो यूनिट है उसे ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाय एन। क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय एन। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और एन क्या है? नॉर्मलिटी है। ओके, मोलर कंडक्टेंस पर अब आते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय मोलर कंडक्टिविटीज, ऐसे डिनोट करते हैं, कैप दिए और नीचे में एम दे दिए। यूनिट क्या है? यूनिट इसका है ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। और साइमन में क्या डिनोट करेंगे? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। ओके, और मोलर कंडक्टिविटीज का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटीज इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय एम, वेयर कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और m क्या है? मोलरिटी। m क्या है? मोलरिटी। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपॉन कंडक्टेंस। क्या पढ़ना है अब? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अपॉन कंडक्टेंस। तो आप डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करना। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ओके, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है डाइल्यूशन करने पर। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। रिलेशन क्या है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू कैप एम बाय कैप, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या लैम्डा एम को ही डिनोट करते हैं कैप सी से, इसको कैप नोट से। ओके, ये दोनों सिमिलर हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग किए हैं, लेकिन दोनों एक ही टर्म है। ये लैम्डा एम है, ये कैप सी है, दोनों का मतलब एक ही। जिस टर्म में आपको ऑप्शन में होगा वो टर्म में, उस टर्म में आपको टिक लगा देना है। ओके, मोलर एंड डेल्टा एम, ये लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ओके, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या आया था? कैप एम बाय कैप एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो ये नया एक्सप्रेशन आ गया। तो ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब कुछ लॉस लो क्या है? कुछ लॉस लो बोलता है कि कंडक्टिविटी जो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज को। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन है NaCl का, क्या है? लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। क्या लिखे हैं? तो यही है कुछ लॉस लॉ। इसके बाद MgCl2 का कैसे लिखे हैं? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा Mg2 प्लस 2 मोल Cl है, 2 मोल लैम्डा Cl माइनस। ओके, ऐसे ही लिखे हैं लैम्डा NaCl का भी, इसको ही मतलब कैप, या तो ऐसे इसके लिखो NaCl को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से दिखाओ या फिर इन्फिनिटी से दिखाओ। ओके,
तो ये हो गया। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हो गए AlCl3 का, लैम्डा Al3 प्लस 3 लैम्डा Cl माइनस। ओके, कटायंस का प्लस एनायंस का होता है सम। ओके, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है, ये छूट गया था, इसलिए पिछले वीडियो में ये छूट गया था, स्किप कर दिए थे हम, तो इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है, ये मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है फ्रॉम ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द मोशन और डिसऑर्डरनेस। ओके, आइए हम दूसरे पेज पे आते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। ओके, ये जो लॉ है डाइल्यूशन का, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। के डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। तो के डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा तो 1 है, तो सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो सी को यहाँ सीएम दिख रही है, मोलर कंसंट्रेशन। तो के डिसोसिएशन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, के डिसोसिएशन बाय सीएम, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के डिसोसिएशन बाय मोलर कंसंट्रेशन। तो ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब यदि सी को n बाई v में आप कन्वर्ट करोगे तो v ऊपर चला जाएगा। मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और यदि आप कंसंट्रेशन ऐसे ही रहने दो तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के। ओके, तो यही चीज यहाँ लिखा है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसे बोलते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है ECl इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम क्या करते हैं ln के टर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे, 2.303 लॉग को ln से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास नया इक्वेशन आ जाएगा। यदि ln के टर्म में ऑप्शन दिया है तो इस वाले में ट्रिक मारना है। 2.303 लॉग इज इक्वल टू होता है ln, तो उसे रिप्लेस कर दिए 2.303 लॉग को रिप्लेस कर दिए हैं ln से। इसके बाद जब 2.303 बाई 2.303 RT बाई F को आप सोल्व करोगे तो 0.059 आएगा। 0.059 को 2.303 RT बाई F को 0.059 से रिप्लेस कर दिए हैं, तो ये नया इक्वेशन हमारे पास आ गया है। तो ये वाला हमें याद कर लेना है, ये वाला इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन हमें याद कर लेना है। इससे आप इस फॉर्म में और इस फॉर्म में ला सकते हो। ओके, 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलम। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन ऑफ वन आयन को 1 मोलर कंसीडर किया जाता है, 1 mm कंसीडर किया जाता है, और जो प्रेशर ऑफ गैस होता है उसे 1 atm कंसीडर किया जाता है, और जो एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड होता है उसे 1 कंसीडर किया जाता है, और जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है। इसी को केल्विन में बदलोगे तो 298 केल्विन होगा। इसके बाद ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल होता है ई नोट ऑक्सीडेशन एट कैथोड प्लस ई नोट रिडक्शन एट एनोड। ओके, तो इसी को आप अलग अलग फॉर्म में, ये वाला याद रख लीजिए, इसको अलग अलग फॉर्म में आप बदल सकते हो। लाइक ई नोट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, ई नोट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें ये वाला वैल्यू पुट करते जाओ, आपको नया इक्वेशन मिलते जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक ई नोट रिडक्शन कैथोड है, इसके बाद ई नोट ऑक्सीडेशन एट एनोड को हम रिप्लेस कर दिए ई नोट रिडक्शन एनोड से, तो हमारे पास नया आ गया। इसके बाद ई नोट ऑक्सीडेशन एनोड को ऐसे ही रहने दिए और ई नोट रिडक्शन को चेंज कर दिए माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन से। तो ये वाला हमें याद कर रखना है और ये वाला से हमें दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक ट्रिक होता है LON लोन। L4 होता है लेफ्ट हाल्फ सेल, O4 होता है ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल, A4 होता है एनोड हाल्फ सेल एंड N4 होता है नेगेटिव हाल्फ सेल। मींस सारे एक ही हैं, लेफ्ट हाल्फ सेल, ऑक्सीडेशन हाल्फ सेल, एनोड हाल्फ सेल, नेगेटिव हाल्फ सेल, ये सब का मतलब सब एक ही हैं। और ऐसे भी आप ये भी याद रख सकते हो यहाँ से कि लेफ्ट हाल्फ सेल पर या एनोड हाल्फ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लेफ्ट हाल्फ सेल पर या एनोड हाल्फ सेल पर या नेगेटिव हाल्फ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा एनोड हाल्फ सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, ये यहाँ से याद रख सकते हैं आप। ओके, तो ये था सेक्शन 2 केमिस्ट्री सब्सिडियरी पार्ट 2 केमिस्ट्री सब्सिडियरी का VBA नोट का सेक्शन 2 था ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।